हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं होप सब बढ़िया बढ़िया हूँ। पिछले लेक्चर में हम जो बातचीत कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि जब आपकी ईएम वेव्स किसी भी आइसोट्रोपिक मीडियम में ट्रेवल करेगी, मतलब आइसोट्रोपिक मीडियम का कैसा था, नॉन कंडक्टिंग मीडियम था। तो वहाँ पर आपने पढ़ लिया था कि आपकी ईएम वेव की जो वेलोसिटी होगी वो आपकी क्या होगी, लेस देन द, आपका ईएम वेव की जो स्पीड होगी वो लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट से होगी। ठीक है। फिर आपने कहा था उसका नेचर कैसा होगा, ट्रांसवर्स नेचर की होती थी। तो उसके बाद हमने वहाँ पर पॉइंटिंग वेक्टर्स निकाला था। आज हम निकालने जा रहे हैं कि आपकी जब ईएम वेव्स आइसोट्रॉपिक मीडियम में, नॉन कंडक्टिंग आइसोट्रॉपिक मीडियम में फ्लो होगी तो उसका पावर फ्लो क्या होगा और उसकी एनर्जी डेंसिटी क्या होगी। ठीक है। एज यूजुअल आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो बराबर होती है 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर के। उसकी में आपकी क्या है, परमिएबिलिटी आपका ऑफ द आइसोट्रॉपिक मीडियम है। अब दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। ये क्या है ये क्या था, और आपका हो जाएगा इम्पिडेंस है ना, यही तो आइसोट्रॉपिक मीडियम में ट्रेवल करती है तो इसका इम्पिडेंस, और इम्पिडेंस की वैल्यू कितनी आई थी भैया, ये और पानी साइड। तो आप देख रहे होंगे कि उसकी वैल्यू आइसोट्रॉपिक मीडियम में जब आपकी ईएम वेव्स ट्रेवल करेंगी तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी जो होगी दोनों का रेशियो वन होगा। दैट इज, इसका मतलब क्या होगा कि आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी वो बराबर होगी मैग्नेटोस्टैटिक निकालने की बात करते हैं कि therefore their average average electromagnetic energy density, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेंसिटी होगी U इज इक्वल टू इसके होगी U, ठीक है। अब आपने यहाँ निकालना है यू यू इक्वल टू यू एम के, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यू आपका बराबर होगा 2 टाइम्स था यू ई के, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, एप्सिलॉन। अगर कुछ निकाले आप, याद रखिएगा सब पूछा जाता है, टाइम एवरेज
तो एक कांस्टेंट हो, यहाँ पे मीडियम की परमिटिविटी होगी, ठीक है। एप्सिलॉन क्या है? मीडियम की परमिटिविटी है। मीडियम की परमिटिविटी तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। जो ब्रेक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन जो पाते थे, क्या होता था भैया? ई नॉट ई की पावर स्क्वायर, ठीक है। और ये रियल टर्म लीजिए तो यू एप्सिलॉन, ठीक है। ई नॉट का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और इसका जो रियल टर्म होगा वो यही तो होगा। अब इसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी, ठीक है, cos स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू होती है वो 1/2। अब ध्यान दें, आपसे पूछता है कि एवरेज कितनी होगी, इंटेंसिटी तो ये है, और अगर टाइम एवरेज पूछेगा तो टाइम एवरेज इंटेंसिटी आपकी ये होती है, इतनी आएगी जब आपकी कोई ईएम वेव आपकी नॉन कंडक्टिंग आइसोट्रॉपिक मीडियम में ट्रेवल करेगी, ठीक है। अब अगर हम जैसे बात करें, अब ये तो आपकी होगी एवरेज, टाइम एवरेज, और फिर टाइम एवरेज आपका जो वेक्टर था उसकी वैल्यू आपकी कितनी आई थी? ई आर एम एस का स्क्वायर, अगर रेशियो इसको तो आप निकालें एवरेज ऑफ एस और एवरेज ऑफ यू, ठीक है। ये क्या निकल के आएगा? देखिए स्क्वायर अपन, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा एक थोड़ा सा एडवांस हो लेके, यहाँ पर भी वैल्यू ये जो आपकी आई है, ये साइलेंट नॉट ई नॉट अपन √2, ये भी क्या लिखा जा सकता है? एप्सिलॉन ई आर एम एस का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप लिखते हो ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट अपन √2, तो यहाँ से देखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके लिखी जा सकती है, ये वैल्यू ई आर एम एस करेंगे तो लिखेंगे एवरेज ऑफ एस अपॉन एवरेज ऑफ यू, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो बचेगा कितना? 1/z एप्सिलॉन एंड क्या हो जाएगा? z की वैल्यू आपके पास नोट है, z आप जानते हैं कि z क्या है? आपके मीडियम का इम्पीडेंस है, वेव इम्पीडेंस है, तो वैल्यू कितनी आएगी?
ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ईएम वेव इन द आइसोट्रोपिक मीडियम। तो ये आपका टाइम एवरेज, इनका रेशियो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के। ये आप ऐसे लिखना चाहें तो एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यू इंटू पता, अगर आपको यू पता हो, वी पता हो, तो आप ऐसा निकाल सकते हैं इस रिलेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये पूछा भी जाता है, जितने भी रिलेशन हमने कराएंगे ये सब पे बेस्ड ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपकी ईएमपी किसी भी आइसोट्रोपिक मीडियम में चलती है तो उसका एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, उसका पॉइंटिंग वेक्टर क्या होगा, और उसके पॉइंटिंग वेक्टर और एनर्जी डेंसिटी के बीच में रिलेशन क्या होंगे। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर आपसे बात करें कि ये क्या है, ये एनर्जी फ्लक्स होता है, ये एनर्जी फ्लक्स है। एनर्जी फ्लक्स किसके बराबर होगा, मतलब जब आपकी ईएम वेव ट्रेवल करेंगी तो उसमें आपका जो एनर्जी फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, v इंटू एनर्जी डेंसिटी के बराबर होगा। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आपसे पूछ लें कि अगर टाइम एवरेज आपका जो पॉइंटिंग वेक्टर होगा किसके बराबर होगा, तो ये एनर्जी फ्लक्स आपका इसके बराबर। ठीक है, अब जितना भी आपने पढ़ा है इनको समराइज किया जाए, तो समरी देखिए क्या है, तो आपको याद करना है। अगर मान लीजिए आप ये याद नहीं कर पाते तो समरी आप जरूर याद रखें, क्योंकि समरी से आपकी बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। देखिए, आपने बताया कि अगर आपकी ईएम वेव्स आइसोट्रोपिक डायरेक्टेड मीडियम में ट्रेवल कर रही तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी, या उनकी स्पीड जो आपकी होगी वो स्पीड ऑफ लाइट से कम। आइसोट्रोपिक डायरेक्टेड ईएम वेव which travel स्पीड ऑफ लाइट, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा दूसरा आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और आपकी डायरेक्शन प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है ना, ई एच और के सब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, और इसलिए आपकी जो ई बीप्स का जो नेचर होगा वो आपका कैसा होगा, देयर से नेचर। ई कैसी होती है,
ट्रांसवर्स नेचर की होती है। समझिए, ई एच और के आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब आपकी जो ई एम वेव्स होती हैं ट्रांसवर्स नेचर होंगी। ये भी हमने बताया है आपसे, ठीक है। इसके बाद सेम फेज में डायरेक्शन क्या होगी, ई एम वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होगी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। क्या बताया था कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होगी ये उसी डायरेक्शन में फ्लो होगी जिस डायरेक्शन में आपकी ईएम वेव्स ट्रेवल करेगी। ये ध्यान रखेंगे, जो डायरेक्शन आप डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, वेव, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, उसी डायरेक्शन में फ्लो होगी जिस डायरेक्शन में आपकी वेव, ये ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रेवल करेगी उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है। एंड द एनर्जी का स्क्वायर अपॉन जेड, एक तो ये, दूसरा आपने क्या पढ़ा था, v इंटू एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। निकाला था आपने कि फ्लक्स आपका क्या होगा, फ्लक्स आप किस बराबर था, आपने बताया था कि v और एनर्जी डेंसिटी के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं, ये तो आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। ये पूरी आपने जो पढ़ा था ना कि प्लेन वेव बिहेवियर ऑफ ईएम वेव इन आइसोट्रोपिक डायरेक्टेड मीडियम, तो ये आइसोट्रोपिक डायरेक्टेड मीडियम में जब आपकी कोई भी ईएम वेव ट्रेवल करेगी तो इतने आपकी समरी आपको याद रखनी है कि आपकी ईएम वेव की जो स्पीड होगी वो लाइट की स्पीड से कम होगी। नहीं नहीं, ये आपको देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्पीड लेस होगी, ठीक। ये ध्यान रखेंगे कि आपकी जो स्पीड होगी ऑलवेज स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी, ठीक है। ई एच और के आपके परपेंडिकुलर होंगे, मतलब कि जो ई एम वेव्स का जो नेचर होगा वो ऑलवेज ट्रांसवर्स होगा, ठीक है। ई और एच आपके सेम फेज में पाए जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपोगेट करेगी उसी डायरेक्शन में फ्लो होगी, और उसकी जो
एनर्जी फ्लो पर एरिया पर सेकंड होगा वो इतना। ये भी आपने निकाला है, ये भी आपने निकाला है, ठीक है। एवरेज आपकी एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एप्सिलॉन इनटू ई आर एम का स्क्वायर होगी। ये प्लेन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक traveling in positive direction in unknown lossless time permittivity epsilon r is equal to 3 and relative permeability permittivity r is equal to 1 and P intensity not equal to कितना 6 more 9 find speed of wave पहला speed of the wave दूसरा तीसरा आपको ई नॉट दिया है, पीक वैल्यू दी गई है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो कह रहे हैं एच नॉट बता दीजिए, ठीक है। ये क्या है, पीक
an electromagnetic wave traveling in a posterior direction in an unbounded lossless dielectric medium with relative permittivity एप्सिलॉन इसका टू 3 दिया है, रिलेटिव परमिबिलिटी जो दिया है 1 दिया है, हैज ए पीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट इज इक्वल टू 6 वोल्ट पर मीटर। तो कह रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ वेव, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ द मीडियम, पीक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और पीक पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान से समझ लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट तो आप जान लीजिए कि क्या होगी 3 × 10⁸। तो अब यहाँ जो आएगी स्पीड वो आपकी क्या आएगी, लेस देन लाइट। शुरू करते हैं। स्पीड ऑफ, ये तो आपने पढ़ा है, स्पीड ऑफ ईएम वेव इलेक्ट्रिक मीडियम, यहाँ से आपको रिलेटिव मिला है तो क्या हो जाएगा म्यू, ये आपको कितना हो जाएगा भैया 1/एप्सिलॉन म्यू आर एप्सिलॉन वी एम प्लस सी कितना है 3 × 10⁸। ठीक है, म्यू की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, और एप्सिलॉन कितना है अपन इनकी पावर 8। ठीक है, इतनी वेलोसिटी से वो ट्रेवल करेगी, या इतनी सॉरी वेलोसिटी इतनी स्पीड से आपकी ईएम वेव आपके डायलेक्ट्रिक मीडियम में ट्रेवल करेगी। ठीक है, ये तो लेस देन वेलोसिटी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट है। ये भी आपने कहा भी थी कि अगर जब आपकी कोई भी ईएम वेव होगी वो डायलेक्ट्रिक मीडियम में चलेगी। ठीक है, तो अभी उसकी जो स्पीड होगी वो लाइट की स्पीड से कम होगी। देख लीजिए लाइट की स्पीड से कम होगी। ठीक है, अगला आपसे क्या निकालने के लिए कहा था, इम्पीडेंस निकाल दीजिए। दूसरा वैल्यू रखते हैं एप्सिलॉन एप्सिलॉन। अब ये क्या हो जाएगा म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर इनटू ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इम्पीडेंस ऑफ द फ्री स्पेस है, इसकी वैल्यू आपके पास नोट है z इक्वल टू, ठीक है कितनी थी 376.6 थी, और म्यू की वैल्यू कितनी है 1। ठीक, इसको
सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 376 सॉरी 6/√3 और इतना इम्पोर्टेंस हो जाएगा जब आपकी EM वेव्स आपकी डायलेक्ट्रिक मीडियम में ट्रेवल करेंगी। ठीक, इसके बाद अगला क्या कह रहे हैं कि पीक मैग्नेटिक फील्ड बता दीजिए। पीक मैग्नेटिक फील्ड H नॉट दूसरा मतलब H नॉट, तो H नॉट क्या हो जाएगा E नॉट अपॉन Z। तो E नॉट आपका 6 आया था। E नॉट की वैल्यू लिखा नहीं, ये आपने दिया है 6 है। Z आपका कितना आया था 6 0.76 into 10 की पावर एम्पियर। ठीक है, और चौथा आपसे क्या कह रहा था कि पॉइंटिंग वेक्टर निकाल पॉइंट के पास क्या था S इज इक्वल टू H। ठीक है, देखते कि मॉड आप लेंगे मॉड ऑफ S, तो ये आपका बराबर होता था H, क्योंकि अभी आपने कहा ना E और H आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो पास 90 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा E नॉट H। सिक्स तो 6 Z कितना है Z कितना है ये आपका हो जाएगा कि जब आपकी EM वेव्स ऐसे मीडियम में पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगी अनबाउंड लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, तो आपने चारों वैल्यूज निकाल ली। स्पीड क्या होगी, इम्पिडेंस क्या होगा H नॉट, और ऐसी पावर इसमें। ठीक है, पढ़ने चल रहे हैं वो हम पढ़ेंगे कि आपकी EM वेव्स कंडक्टिंग मीडियम में चले तो क्या होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वेव्स अगर जब कंडक्टिंग मीडियम में चले, पहली चीज तो आप इसमें मैक्सवेल इक्वेशन सबकी याद रखें कि जब की EM वेव्स कंडक्टिंग मीडियम में चलेंगी, आइसोट्रॉपिक मीडियम में चले, फ्री स्पेस में चले, तो आपका क्या होगा मैक्सवेल इक्वेशन से याद रखेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं इन कंडक्टिंग of the EM wave in the क्या आपने EM वेव जब किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में चलती है
वहाँ पर आपने बताया कि आपका जो डी होगा, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डी को आप क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन ई, ठीक है। बी आपका क्या लिखा जाएगा, म्यू इंटू एच, जे आपका सिग्मा इंटू ई, और रो आपका 0, ठीक है। जब आपकी एम वेव्स किसी कंडक्टिंग मीडियम में ट्रेवल करेंगी तो ये आपके जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स बी वैल्यू तो आपको नोन है। अब अगर नोन है तो मैक्सवेल इक्वेशन निकाल लो। इज इक्वल टू 0। दूसरा, डाइवर्जेंस ऑफ एच इज इक्वल टू 0। तीसरा, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू एच। इक्वेशंस दिए जाएंगे। अब इन चारों को में आपने याद होगा क्या करते थे, 3 और 4 का कर लेते थे अलग अलग। जब अलग अलग कर लेते थे तो आपका जो इक्वेशन आता था, इक्वेशन आती है। अब पहले हमने दिखाया जो कि पहले चुके थे जब आपका पहला वो फ्री स्पेस वाला कर रहे थे। तो अब यहाँ पे आप सीधा सीधा याद रखें कि क्या होता है, माइनस आपकी एच के टर्म में जो होगा वो आपका कंडक्टिंग मीडियम में चलेगी तो उस समय आपकी ईएम वेव्स का इक्वेशन होगा ये, ठीक है। अगर इन जनरल फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखा जाए, ठीक है, जनरल फॉर्म में हम एक ऐसा फंक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं साई, जो ई का फंक्शन होगा और एच का फंक्शन होगा। तब ये इक्वेशन आपका जनरलाइज फॉर्म में जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा न्यूला स्क्वायर साई माइनस म्यू सिग्मा साइन डेल टू साई अपॉन डेल। इसको इक्वेशन नंबर हम कुछ मान लेते हैं C1, इसको 2, इसको हम क्या मान लेट इसका सॉल्यूशन मानते हैं। लेट साई इक्वल टू
साइन नॉट ए की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के इंटू आर, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब अगर ये इसका सोल्यूशन होगा, जिसका इक्वेशन नंबर 3 का, तो क्या होगा कि वैल्यू डेल टू साइन डेल साई अपान डेल टी, डेल टू साई अपान डेल टी टू, टी की वैल्यू निकालिए, इसमें रखिए। अगर इसका इक्वेशन सोल्यूशन होगा, सेटिस्फाई करेगा, तो करिए। तो निम्न के टर्म में करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आती है आपकी आएगी माइनस स्पेस पर आएगी। दूसरा डेल साई अपान डेल टी निकालिए, डेल साई अपान डेल टी की क्या हो जाएगी माइनस ठीक है ना। तीनों की वैल्यू जब नॉन हो गई तो तीनों को उठाओ और किस में रख दें, क्वेश्चन नंबर 3 में। पुटिंग वैल्यू तीनों टर्म निकाले, न्यूमरल स्क्वायर साइन, ठीक है, न्यूमरल स्क्वायर साइन किसमें स्क्वायर, ये टी स्क्वायर साइन आई ओमेगा साइन माइनस न्यू एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू यहाँ निकाले हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए प्लस ओमेगा म्यू एप्सिलॉन प्लस म्यू एप्सिलॉन, ठीक है। इज इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर अगर आप यहाँ से निकालें तो आपका क्या हो जाएगा, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस सकते हो कि ईएम वेव डायरेक्ट में ट्रेवल कर रही है, ठीक है।
तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा उसकी दो वैल्यूज होंगी, एक रियल होगी और एक इमेजिनरी वैल्यू। ठीक है ना, एक रियल वैल्यू आपको मिलेगी और एक इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी। इसको भी कुछ इक्वेशन हम डाल देते हैं, अभी तक 3 ही पाए, इसको 4 कर देते हैं। ठीक है, अब एक रियल टर्म है, एक इमेजिनरी, तो रियल और इमेजिनरी टर्म आपको फाइंड करने होते थे, तो आप क्या करेंगे, E is equal to अल्फा प्लस आई बीटा करिए, is equal to अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 आई अल्फा बीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर और यहाँ अल्फा बीटा ये वैल्यू आपकी अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसको हम सीधा सीधा लिखने जा रहे हैं कि सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 6 इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आप अल्फा बीटा की जरूरत साफ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सीधा सीधा लिखा जाता है ये वैल्यू कि अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करने पे क्या मिलता है। इक्वेशन नंबर 6 एप्सिलॉन मिलता है सिग्मा म्यू साइन और ये मिलता है भैया ये आपका मिलता है। ठीक है ना, तो मतलब आपने जो माना कि जब के और बीटा दो वैल्यूज मिल गई तो के की वैल्यू क्या होगी, रियल और इमेजिनरी दोनों हो जाएगी। ठीक है, तो अब
इंटू आर, ठीक है। e पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस अल्फा और माइनस हो जाएगा बी। ठीक, ये तो आपका हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखे जाएंगे इसी टर्म में अगर लिखेंगे। वैसे ई क्या लिखा जाएगा, ई नॉट ई की पावर माइनस एन आप ले सकते हैं, ये आर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर डायरेक्शन दिखा इसका मतलब क्या होगा कि जब आपकी ईएम वेव्स ट्रेवल करेगी, ठीक है ना, तो उस एक्सपोनेंशियली क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। मतलब क्या होगा कि द फील्ड वेक्टर फील्ड वेक्टर्स एक्चुअली, ठीक है ना, जब आपकी ईएम वेव बाहर ट्रेवल करेगी भैया, तो कंडक्टिंग मीडियम में ट्रेवल करेगी तो ये डैम्प्ड एक्सपोनेंशियली हो जाएगा, ये याद रखेंगे। जब भी ईएम वेव ट्रेवल करेगी किसी भी डायरेक्ट कंडक्टिंग मीडियम में, डैम्प्ड हो जाएगी, एक्सपोनेंशियली डैम्प्ड हो गई, ठीक है। अब तो इसी के बाद यहाँ से आपसे एक स्किन डेप्थ पूछी जाती है, ठीक है। एक्सप्रेशन डेप्थ भी कहते हैं दोनों, ये वेव्स आपकी जब किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में ट्रेवल करते हैं आपकी स्किन डेप्थ के ऊपर होती है। इसमें हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में स्किन डेप्थ पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।